लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी और मैं हूं महेश सिंह। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी सरकार का उद्देश्य अरावली को बचाना नहीं बल्कि बेचना है। उन्होंने कहा है कि अरावली को बचाना वक्त की जरूरत है, जबकि सरकार इसे बेचने के मूड में लगी है और बचाने और बेचने में जमीन आसमान का फर्क है। जयराम रमेश ने चेतावनी दी है कि अरावली क्षेत्र में बढ़ता निर्माण प्रदूषण को और खतरनाक बनाएगा। लिखा, आप खुद एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा एनवायरनमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी, वो कह रहे हैं बाकायदा जो लोग इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं वो दरअसल राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, मोदी बिल्कुल स्पष्ट है और मैं साफ कर देना चाहता हूं, मोदी सरकार अरावली को लेकर बचाने के लिए नहीं, बेचने के लिए लगी हुई है। उनका मकसद है अरावली को बेचना। अरावली की जरूरत है, वक्त की मांग है अरावली को बचाना और बेचने में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, खनन बिल्डर जो नई परिभाषा है अरावली को लेकर जो मोदी सरकार ने अपनाया है, इसका मायने ये होगा कि लाखों एकड़ दिल्ली के आसपास, आज प्रदूषण देखिए इतना खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जब आप रियल एस्टेट के लिए खोल दोगे, यहाँ खनन नहीं है, यहाँ दिल्ली के आसपास तो बिल्डर माफिया है, कंस्ट्रक्शन माफिया है, प्रदूषण और बढ़ेगा और खतरनाक होगा। और राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात 4 राज्यों में फैला हुआ है, उस करीब 34 ऐसे ज़िले हैं जहाँ अरावली प्रभावित करते हैं। अरावली रेंज जो कहा जाता है, करीब 34 या 35 ज़िले हैं जो अरावली में शामिल किए गए हैं। उनकी परिभाषा बदली जा रही है। इसका माने ये है कि और ज़्यादा खनन होगा उन इलाकों में। दिल्ली में खनन नहीं है, दिल्ली में बिल्डर। राजस्थान कांग्रेस ने अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली अरावली पर किसी भी तरह का प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि हम ये नहीं होने देंगे। जनता में जन जागरण करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और हम सबको साथ लेंगे। केवल कांग्रेस का पार्टी की तरफ से हम कार्यक्रम करें वो अलग बात है, लेकिन पार्टी की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता के साथ मिलकर के, सबको साथ लेकर के हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हमने तय किया है जिला कांग्रेस कमेटियां, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां और मंडल और बूथ और नगर कांग्रेस कमेटियां, उन सब में पहले कांग्रेस पार्टी के कैडर को सक्रिय करके जन जागरण अभियान चलाएंगे, इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिर हमारे प्रदेश की हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो प्रमुख नेता 20-25 उसमें शामिल होते हैं, उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी बुलाएगी। इन 19 जिलों में किस प्रकार से जन जागरण करके इस अरावली को बचाया जाए, केंद्र सरकार को मजबूर किया जाए कि ये वापस कानून ला करके या सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डाल करके इस फैसले को तुरंत बदलवाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि अरावली को बचा के रहेंगे, अरावली को बर्बाद नहीं होने देंगे। और ये जो सनातनी बात करने वाले लोग केवल राजनीतिक करने के लिए, वोट के लिए काम कर रहे हैं, इनको पूरी जनता में एक्सपोज करेंगे। एक भी मंदिर के ये लोग बाग हाथ नहीं लगा। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करने के फैसले से पीड़िता और उसका परिवार बेहद आहत है। पीड़िता की बहन ने कहा, मैं खुश नहीं हूं। उसने पहले हमारे बड़े पापा को मारा, फिर पिता को मार दिया और मेरी बहन के साथ ऐसा किया। अब उसे रिहा कर दिया गया है, लेकिन हम आज भी खतरे में हैं। परिवार का आरोप है कि सेंगर के लोग पहले से ही इलाके में घूम रहे हैं और खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। मुझे इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ।
वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। वो अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर, मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। पीड़िता से बात हुई? क्या आपकी बहन से बात हुई? मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है, मुझे राहत नहीं है। मुझे कोर्ट का फैसला, अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा, अगर इंसान के बदले इंसान दे तो ठीक है। उनको बाहर बेल मिल गई है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे परिवार के ऊपर खतरा। अभी मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, क्या पता उसके साथ क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरीके धमकियां मिलती, इसीलिए मैं माकी में रहती हूँ। क्या करे, थाने जाएंगे तो मार देंगे, इसीलिए हमारी डर की वजह से जाते नहीं है सर। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की है। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि प्रियंका दूसरी इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी के नजरिए से अगर हम उन्हें देखेंगे तो समझ आएगा कि अगर इनके हाथ में कमान होगी तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ वह नहीं होता। बताते हैं कैसे सरकार चलती है, उसका बीजेपी ये कह रही है कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जो है अब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लोग काम करना चाहते हैं, राहुल गांधी पे अब किसी को भरोसा नहीं है, इस तरीके की बातें हो रही। आप कैसे इन बयानों को? अरे देखिए, बीजेपी वालों के पास काम तो कुछ है नहीं। राहुल गांधी मेरे भी नेता हैं, राहुल गांधी प्रियंका जी के भी नेता हैं। प्रियंका जी के मामले में उन्होंने सवाल किया, मैंने प्रियंका जी के लिए जवाब दिया कि प्रियंका जी दूसरी इंदिरा गांधी हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं, वो इंदिरा गांधी की आंखें हैं। तो इंदिरा गांधी के चश्मे से अगर उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश के अंदर अगर इनके पास कमान होती तो बांग्लादेश का हिंदुओं का ये हाल ना होता जो आपके साल टाइम पर हो रहा है। ये कहा था मैंने। तो क्या इसको ये नैरेटिव दिया जाए ना ठीक है कि राहुल गांधी हटाओ और प्रियंका गांधी लाओ? राहुल गांधी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, प्रियंका जी के नेता भी राहुल गांधी हैं। ये जो बात कर रहे हैं, ये इन लोगों के पास कोई और काम तो है नहीं। पहले अपने यहाँ तय कर लो कि तुम्हारे यहाँ क्या होना है भाई, तुम्हारे यहाँ किसका नेतृत्व रहेगा आगे, अपने यहाँ तय कर लो। आप आपस में जो आपके आपस में जो इंतशार हैं, उन इंतशारों को तय कर लो। आप कह रहे हैं कि उनका तो आप क्या उनके भी कोई नाम है जिनके नेतृत्व में आप कह रहे हैं कि वो रहे हैं कि? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जर्मनी में दिए गए बयानों पर मचे सियासी बवाल के बीच पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हर कोई जानता है कि भारत में जो हो रहा है वह लोकतंत्र पर हमला है, इसमें सच्चाई उजागर करने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठी नाराजगी दिखाकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। So, thank you so much for speaking to you. Rahul Gandhi in Berlin made few statements regarding he accused BJP of capturing the institutions. He also said that Western India has handed over the production to China. How do you respond to this? What do you have to say? What kind of messaging does it convey to this? Well, did he say anything which is not known to the rest of the world already? Did he say anything which the BJP doesn't know and feel guilty about? Well, everyone knows that what's happening in India is an attack on democracy. Nothing wrong in exposing it. However, the BJP tries to hide behind a manufactured outrage in order to deflect attention from the actual issues which Mr. Gandhi has raised, which is the issue of unemployment of Indian youth thanks to the capture of manufacturing by China. Is it wrong to question policies not just of Indian government but also of Western government of surrendering manufacturing to China? Because the direct impact happens on our youth. Right. Union Minister J.P. Nadda has made some serious allegations. He has claimed that the Congress insiders were involved in 2013. You call it serious, I call it childish. I call it foolish.
Because if they have been in power for 12 years. What are they doing with this information? Are they playing around with this information? Are they misusing this information? What are they doing? There should be an inquiry against Mr. Nadda. It was Raman Singh's government in 2013 when we lost our entire leadership. So is he also accusing the Raman Singh government? Without the local government, no outsider can come and plot something like this. But there should be an inquiry. राहुल गांधी ने लोकतंत्र और समानता पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1947 की असली क्रांति यही थी कि भारत ने तय किया कि हर धर्म, हर भाषा और हर विचार बराबर है। उन्होंने इसे भारत की लोकतांत्रिक आत्मा बताते हुए कहा कि यही सोच देश को जोड़ती है, जबकि कुछ ताकतें लगातार इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। So even when I talk about the attack on the voting system, the reason they attack in the voting system is they fundamentally don't believe that every Indian is equal. In their mind, and I've spoken to them, I know them, I talk to them. In their mind, there is no way a Dalit person is the same as an upper caste person. They cannot even they can't even compute that, right? And that's to me the real revolution in India in 1947. That we said that actually every language, every religion, every idea in India is equal. And if you think about it, without, dissing the Europeans, no, seriously, sometimes they come to me, and so they're struggling to build an economic union, okay? We built an economic union and a political union in 1947. Yes. And we've run it just fine. बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर नक्सलवाद को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से नक्सलवाद का समर्थन करती आई है और कांग्रेस नेताओं का नक्सलियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। कांग्रेस का हाथ हमेशा नक्सलियों के साथ। इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो दिखता है उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता? भाई कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर था नक्सलिज्म के लिए, इसलिए तो नक्सलिज्म कांग्रेस के जमाने में फला फूला फैला। और जिस प्रकार से 2013 में कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेताओं की हत्या करवा दी गई नक्सलियों के द्वारा, उनकी मूवमेंट की इंफॉर्मेशन तो केवल कांग्रेस के पास ही रही होगी ना। यह हकीकत है कि नहीं कि यूपीए के जमाने में नक्सली सिंपथाइजर को एनएसी में, मतलब सोनिया गांधी जी की सबसे टॉप बॉडी में लिया गया। यह हकीकत है कि नहीं कि नक्सलियों को शहीद बोलकर कभी कन्हैया कुमार ने, कभी सुप्रिया श्रीनेत ने डिफेंड किया है। यह हकीकत है कि नहीं कि जहां 150 डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सलिज्म फैला हुआ था, आज उसे समाप्त करने की प्रक्रिया जो मोदी सरकार ने अपनाई है, तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। और जब मार्च 2026 तक नक्सलिज्म समाप्त होने वाला है तो कहती है सीज फायर कर दो। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने भी यह स्टेटमेंट दिया है। जब यूपीए के जमाने में भी नक्सलिज्म पर कार्रवाई करने की थोड़ी चेष्टा होती तो फोर्सेस को रोक लिया जाता। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आकर पब्लिक में बयान देते थे नक्सलियों के पक्ष से। इससे साफ हो चुका है कि कांग्रेस का हाथ न केवल पाकिस्तानी जिहादियों के साथ बल्कि नक्सलियों के साथ। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक नीति को हमेशा राष्ट्र नीति के ऊपर रखती है और अपने लिए जो लाभदायक है उसे देश के हित के ऊपर रखती है। तो इसीलिए ये बात पूर्ण तरीके से स्पष्ट होती है कि कांग्रेस का हाथ नक्सलियों के साथ। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.